नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के गल्फ़ ममालिक के साथ रिश्तों की और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो हालिया यूएई और कतर का दौरा था कैसा रहा। ये जो विज़िट थी इसको एनालिटिकली देखने की कोशिश करेंगे। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सहाफ़ी मुमताज़ आलम रिजवी साहब, जो कि हमारा समाज के एडिटर है। इसके अलावा आप बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर भी हैं। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं गौरव दुआ, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा एनालिसिस की फील्ड से आप प्रोफेशनली भी जुड़े हुए हैं। आखिर हिंदुस्तान की गल्फ़ ममालिक से नज़दीकियाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं? गल्फ़ ममालिक हिंदुस्तान को इस कदर अहमियत क्यों दे रहे हैं? इस मौजू पर मुंसिफ टीवी ने ख़ास रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 9 सालों से हिंदुस्तान के वजीर आज़म हैं। अपने दौरान हुकूमत में अब तक उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन बनाने पर खास तवज्जो दी है। सन 2014 में जब मोदी वजीर आज़म बने तो सन 2002 के गुजरात फसादात के बाद खलीजी ममालिक में उनके हवाले से तासुर का असर इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात पर भी पड़ता नजर आया। ताहम इसके बरक्स उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कदम उठाकर अक्सर माहिरीन को हैरान कर दिया। अपने 9 साला दौरे इक़्तिदार में उन्होंने खलीज के इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजबूती को बहुत संजीदगी से लिया। हिंदुस्तान और अरब ममालिक के ताल्लुकात 3 हिस्सों पर मबनी हैं, यानी एनर्जी या तवानाई, इकोनॉमी या मईशत और एनआरआई यानी तारकीन वतन इंडियंस। गुज़िश्ता चंद बरसों में कतर और मुत्तहिद अरब अमीरात समेत आलम अरब में इंडिया की तस्वीर और शबीह बदली है। अरब ममालिक को यह महसूस होने लगा है कि हिंदुस्तान दिफा के शोबे में उन्हें ताउन फराहम कर सकता है, बड़ी मार्केट तक रसाई दे सकता है और उन्हें दरकार सिक्योरिटी फराहम कर सकता है। इसके अलावा अरब दुनिया में एक किस्म की उथल पुथल जारी है और ये हिंदुस्तान की डिफेंस और गैस और तेल की बड़ी मार्केट के पेश नज़र अरब ममालिक का हिंदुस्तान के तईन नजरिया बदल रहा है। एक और अहम बात यह है कि अरब ममालिक का अमेरिका पर पूरी तरह से इन्हिसार का वक्त जा चुका है। वो हिंदुस्तान की सूरत में उभरती हुई कुव्वत के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं और अमेरिका पर इन्हिसार कम कर रहे हैं, और इसी पॉलिसी के तनाजुर में वो इंडिया के अलावा वो रूस, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह से भी ताल्लुकात को असर-ए-नो देख रहे हैं। अरब मुल्कों के हुक्मरानों के साथ चाहे वो सऊदी वली अहमद मोहम्मद बिन सलमान हो या यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान या कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी, वजीर आजम के अच्छे जाती मरासिम भी काफी सूदमंद साबित हुए हैं। एक जमाना था जब हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान अरब दुनिया की आंखों का तारा हुआ करता था, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। अब पूरे खित्ते में हिंदुस्तान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क और 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। बैनुल अक़वामी रिश्ते अब सियासी या मजहबी नजरियात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि बाहमी इक़्तिसादी मुफादात को मद्देनजर रखकर कायम किए जाते हैं। दोस्तियां कायम करते और तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करते वक्त अब कौमें एक दूसरे को जियोपॉलिटिकल हैसियत, मुआशी सलाहियत और अस्करी ताकत को सामने रखती हैं। मुमताज़ साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। अगर हम हिंदुस्तान को देखें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक हिंदुत्वा इमेज वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता है, लेकिन ये जो इमेज है ये कभी भी जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ रिश्तों में कभी हायल नहीं हुई। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि जब हम दाखिली उमूर की बात करते हैं तो ये एक अलग मसला है, और जब हम खारजा उमूर की बात करते हैं तो ये एक अलग मसला है जी। आप देख लें, किसी भी मुल्क के ईरान और अमेरिका में टकराव रहा है, ईरान और इजराइल में टकराव रहा है, लेकिन भारत के दोनों से रिश्ते रहे, ईरान से भी रिश्ते हमेशा रहे और इजराइल से और अमेरिका से भी रहे। बिल्कुल। तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। जब हम खारजा पॉलिसी की बात करते हैं तो वो एक अलग मसला है। बिल्कुल। और खारजा पॉलिसी को हम जो है दाखिली उमूर में बिला करके मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए। और हिंदुस्तान चूंकि एक बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं, यहाँ ऑप्शन बहुत हैं, यहाँ मार्केट बहुत बड़ा है। और अब जिस तरीके से आप देखिए कि मिडिल ईस्ट की तवज्जो भी, और ख़ास तौर से जो अरब ममालिक हैं उनकी तवज्जो भी, क्योंकि अब वो बिजनेस में भी आगे आ रहे हैं, वो भी अब चाहते हैं कि उनका दायरा बढ़े। तो इसके लिए बहुत अच्छा मौका है, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि उनसे रिश्ते करें, रिश्ते बढ़ाएं, और उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं।
तो मैं समझता हूँ, और जहां तक आप हिंदुत्व चेहरा देखिए, इन तमाम चीजों की कहीं कोई वैल्यू होती नहीं है। जी। आप देखिए कि चीन के बारे में कितना सुना गया कि वहां मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती है, लेकिन वही पाकिस्तान इस्तकबाल करता है चीन का, उनसे रिश्ते रखता है। जी। वही जो है सऊदी अरब भी जो है वो, और यूएई भी उनके साथ रिश्ते रखता है। तो ये इंटरनल इश्यूज होते हैं, मैं समझता हूँ। मुमताज़ साहब, आपने कहा कि दाखिली उमूर और बैनुल अक़वामी उमूर दोनों को अलग करके देखना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में कभी कभी कुछ इंटरनल इश्यूज़ हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस बाहर लिया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर एक बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने कमेंट किया, उसके जवाब में कतर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया, इंडिया के जो एम्बेसडर थे उनको बुलाया, अपनी नाराज़गी का इजहार किया। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट तो होती हैं। देखिए वो ठीक है, वो उतना होता है, जी। और वो चूंकि वो अमेरिका भी रिएक्शन करता है, क्या अमेरिका रिएक्ट नहीं करता? बिल्कुल। अमेरिका भी रिएक्ट करता है। आप बिल्कुल सिर्फ करता है। मुस्लिम मुल्क रिएक्ट कर रहा है ऐसा नहीं, ईरान भी बोलता है ऐसे मामलों में। कश्मीर के मामले में हमेशा ईरान का स्टैंड आप देखते हैं जी। कि उसका रहा है, तो ईरान भी बोलता रहा है। देखिए ये तमाम चीजें, लेकिन इसको आप किसी खास लीडर से जोड़ के मैं समझता हूँ कि नहीं देखा जा ओके। सकता है कि, लेकिन ये की तशवीश देखिए दुनिया भर में है। हम्म। जिस तरीके से हिंदुस्तान का मिजाज बदल रहा है, जी। जिस तरीके से हिंदुस्तान की सियासत तेजी से बदल रही है, और जो हिंदुस्तान का रुख बदल रहा है, उसको लेकर के तशवीश है। ऐसा नहीं है कि तशवीश नहीं है। आप इन रिश्तों पे न जाएं, ठीक है, इन रिश्तों पे न जाएं कि रिश्ता जो बढ़ रहा है तो इसका कोई असर नहीं, वो चीज अलग भी चल रही है, उस पर भी हो सकता है कि अभी आप देखिए कि जब 8 नेवी के जो ऑफिसर्स थे, जब वो कतर में पकड़े गए, ठीक है, तो उनके मामले में अभी ये खबर आई, पहले तो मोदी मोदी हो रहा था कि था मोदी, अजीत डोभाल उन्होंने किया, लेकिन बाद में एक नाम और उसमें जुड़ा, और वो नाम काफी जो है वायरल हुआ, वो था शाहरुख खान का। किताब जो कतर के शाह हैं, अमीर हैं, उन्होंने शाहरुख खान के कहने पे उन्हें रिहा किया। तो भाई किसी कहने पे रिहा हो, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की चीजें होती हैं, और इसमें तमाम चीजें देखिए जुड़ती हैं। इसलिए अभी तशवीश तो सबको है, ऐसा नहीं है, और बयानात भी आते रहते हैं, तब सवाल भी उठते रहते हैं, लेकिन उससे कोई रिश्ते रोक लें, रिश्ते न बनाएं, शर्त रख दी जाए, अभी कोई ऐसी मतलब मुझे नहीं लग रहा अभी कोई ऐसी। हो सकता है कि इसकी वजह से जो और ज्यादा भयानक सूरत हो सकती है वो ना भी हो, भाई इसका पॉजिटिव रुख भी तो है, राइट। कहीं ना कहीं एक भाई डर भी तो होता है। अभी आप देखिए फिलिस्तीन के मामले में जिस तरीके का पहला बयान आया 7 अक्टूबर को, जब हादसा हुआ, हमास ने इजराइल पे अटैक किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या बयान आया, लेकिन उसके बाद आपने इसी हिंदुस्तान को देखा कि फिलिस्तीन के हक में वोटिंग भी की, और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक मिडिल ईस्ट का भी प्रेशर रहा। तो इस तरीके की चीजें देखिए होती हैं, तो इसको हम बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ भलाई का पहलू भी इसमें छिपा। गौरव, अगर हम इंडिया और यूएई को देखें तो पिछले कुछ सालों में रिश्तों में काफ़ी गर्मजोशी दिखाई देती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 से लेकर अब तक 7वीं बार विजिट कर चुके हैं। आखिर हिंदुस्तान की ऐसी क्या दिलचस्पी है यूएई में? जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है, जो इंडिया के रिलेशंस हैं पूरे गल्फ कंट्रीज के साथ, वो उसकी मतलब दो फैक्टर्स, दो उसके फाउंडेशनल पिलर्स हैं। एक तो जो हमारी वहां पर जो इंडियंस की जो वहां पर आबादी है, मतलब ऑलमोस्ट हर तीसरा बंदा यूएई में एक इंडियन है, और इंडियंस की प्रेजेंस पूरे गल्फ में काफी ज्यादा साइजेबल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू यूएस आप कह सकते हैं। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के रिलेशंस जो यूएई के साथ हैं और बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ। सेकेंडली, अगर आप देखें तो इंडिया और यूएई की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है। इनफैक्ट यूएई इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूएस एंड चाइना, कंसिस्टेंटली रहा भी है। तो ये जो दो फैक्टर्स कुल मिला के साथ में आते हैं, और इसमें मैं एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा, वो ये है कि आप हमें कुछ हद तक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी पर्सनल डिप्लोमेसी को भी इस चीज में क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और या ओपनिंग जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जो यूएई के रूलर के साथ, उसमें उन्होंने ये चीज मेंशन करी कि उन्होंने सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करी कि एक हमारे यहाँ पर मंदिर बनाने दीजिए, और जो यूएई के लीडर हैं एम्बेसडर, उन्होंने सिंपली बोला कि आप अपनी उंगली रख दीजिए मैप पर और हम वहां पर मंदिर बनवा देंगे। तो ये चीज एक लेवल पे
पर्सनल डिप्लोमेसी भी इस चीज में एक रोल प्ले करती है। मुमताज साहब, ये जो पूरा खित्ता है इसमें हम देखते थे कि ये चाहे वो यूएई रहा हो, चाहे सऊदी अरेबिया रहा हो, ये सारे ममालिक जो थे ना पाकिस्तान के काफ़ी करीब हुआ करते थे। लेकिन आज के दिनों में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को काफ़ी अहमियत दी जाती है। क्या समझा जाए कि पाकिस्तान उन ममालिक के लिए इररिलेवेंट होता जा रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में एक्सेस है, और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के चाहे वो लेबर हों, हिंदुस्तान के चाहे आईटी सेल के लोग हों, और इसके अलावा जो और फील्ड के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, और भी एजुकेशनिस्ट हैं, ये सब आप देखिए तो इनका नेचर जो है बहुत अच्छा होता है और ये बहुत मेहनती होते हैं, तो इसलिए जो है इनकी एक्सेस बहुत है और इनको लोग पसंद करते हैं। मैं ईरान गया तो ईरान में मैंने देखा कि जो हिंदुस्तानी हैं उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तानी उतने पसंद नहीं किए जाते। दुबई में भी मैंने देखा और अमेरिका में भी, इवन की वहां पे हिंदुस्तानी जो है वो ज्यादा, मैं वहां भी जा चुका। तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि इसमें जैसा कि भी हमारे भाई ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग बहुत हैं यहाँ पे, तो हिंदुस्तान के लोग हैं और उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उनका ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। तो और फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसने पिछले 75 साल भी ये साबित किया है कि हम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ और हम तमाम जो कवानीन हैं उसके साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है ना पूरी दुनिया में, ये उसका नतीजा है। पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं कि वहां पता ही नहीं चलता कि सरकार कौन चला रहा है, वहां पता ही नहीं चलता डेमोक्रेसी है कि नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये वो कॉन्फिडेंस देखिए दोनों एक साथ आजाद हुए, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, एतमाद जो है वो पैदा किया, और पाकिस्तान का मामला ये रहा कि एतमाद खोता गया। तो ये तो दो चीजें ना इस वजह से। तो एक तरफ ये कि अवामी सतह पर अगर देखें तो यहाँ से जो लोग जाते हैं, आप केरला के लोग देखिए, पूरी दुनिया में जो खिदमत अंजाम देते हैं नर्सिंग का, कोई इसका जोड़ है क्या, तो इसकी मिसाल है क्या? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक तरफ ये कि डेमोक्रेसी और का एस्टेब्लिश्ड होना, पूरी मजबूती के साथ मुस्तहकम होना, ये, और दूसरा ये कि यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं उनकी ईमानदारी, ये दो चीजें ऐसी हैं। और फिर लीडरशिप भी बहुत ही स्ट्रांग रही हिंदुस्तान की। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, या उसके बाद इंदिरा गांधी जब आई तो उनकी लीडरशिप देखिए, उसके बाद खुद राजीव गांधी जिस तरीके से रहे, फिर और आ जाइए तो अटल बिहारी वाजपेयी भी अगर देखिए तो उनकी एक, तो ये फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका मतलब उनकी कोई मिसाल ही नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 तरीके, और फिर पीएम मोदी का बिल्कुल एक अलग तरीके का लीडरशिप आई। तो कुल मिलाकर के ये चीज जो है इसने मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और दुनिया भर में एतमाद को बढ़ाया है। गौरव, मुमताज साहब ने बात की इंडियन वर्कर्स की, एक्सपेट्रिएट्स की बात की। यूएई और कतर दोनों ही मुल्कों में काफ़ी बड़ी तादाद में इंडियंस हैं। ये जो कम्युनिटी है ये किस तरह से बायलैटरल टाइज को इन्फ्लुएंस कर रही है? ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप इन्होंने जैसे ठीक बोला कि अल्टीमेटली बहुत सारे वहां पर इंडियन वर्कर्स ऐसे हैं जो वहां पर वो कमाते हैं और रेमिटेंसेस वापस अपने देश में भेजते हैं, तो उनका भी इस चीज में काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है कि दोनों के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप काफी अच्छी रहे। और मैं एक चीज यहाँ पर और बोलना चाहूंगा, वो ये है कि जो इन रिलेशन, जो हमारे इंडिया के रिलेशंस गल्फ के साथ स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो 2-3 और भी चीजें हैं। जैसे एक चीज होती है हमारी कल्चरल सॉफ्ट पावर। अगर आप देखें कि एंटरटेनमेंट जिस तरीके से वहां पे कंज्यूम किया जाता है, यहाँ पर जैसे अभी शाहरुख खान का नाम लिया गया, शाहरुख खान डेफिनेटली इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि आप ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि उन्होंने अपना पर्सनल इसमें रोल प्ले किया होगा। तो ये वाली चीज हमारे फेवर में जाती है। दूसरा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप देखें कि इसमें सिर्फ बायलैटरल डिप्लोमेसी का एंगल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का एंगल भी इन्वॉल्व है, क्योंकि यूएई फॉर एग्जांपल वो हमारे साथ पार्टनर है। I2U2 एक एसोसिएशन है उसमें, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई है। अब जो इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोप कॉरिडोर है, उसमें भी यूएई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अल्टीमेटली टुगेदर विद, आप ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन एक्सपैट्रिएट्स,
उसके साथ साथ ये सारे फैक्टर्स भी कुल मिलाकर इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो गौरव, क्या समझे कि इंडिया जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है वो ग्रैंड सक्सेस है? डेफिनेटली इसमें सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी तो है ही है, बट अगेन मैंने जैसा कि पहले बताया कि अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप्स होते हैं आजकल मॉडर्न एरा में जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें फाउंडेशनल हमेशा यही होता है कि आपकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। जो कंट्रीज आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स जिनकी स्ट्रांग होती है वो आपस में कभी एक दूसरे से वॉर पे नहीं जाती। इसलिए बेशक थोड़े बहुत ट्रेड डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि जो सबसे फंडामेंटल चीज है वो यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप ही है। सॉफ्ट पावर कम्स मच लेटर, वो मतलब काफी सेकेंडरी है उसके मुकाबले, बट वो भी एक रोल प्ले करती है। बिल्कुल, कहा जाता है कि 3 फैक्टर्स हैं, एनर्जी, इकोनॉमी और एनआरआई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और अरब टाइज स्ट्रांग होती जा रही हैं। हाँ मुमताज़ साहब, मेरा आपसे सवाल था कि अबू धाबी में अभी एक बहुत ही ग्रैंड टेम्पल को इनॉग्रेट किया गया था, काफ़ी मीडिया में उसकी कवरेज रही, ठीक है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? हालांकि अभी उसका आपने मेंशन किया था, हम थोड़ा जानना चाहेंगे उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये तो आप जानते हैं कि यूएई टोटल जो है वो एक तजारती खित्ता है जी, ठीक है। उनके लिए सबसे बड़ी चीज है तिजारत। बिल्कुल। और वहाँ के जो अमीर हैं या जो शाह हैं, उनके लिए बाकी कोई चीजें मानी रह गई। तो उनका, मैं गया था जब दुबई, तो मैंने बातचीत की, तो वहाँ मैंने बार भी देखे, हाँ, वहाँ पे नाइट क्लब हैं और वहाँ पे आलीशान मस्जिदें हैं। तो उन्होंने कहा कि दरअसल यहाँ के जो शाह है उनका कहना यह है कि जिस तरह से अल्लाह जो है वो जन्नत और दोज़ख वो दोनों चीजें बना दी है, इख्तियार इंसान को दिया है कि जिसमें चाहे जाए, वो चाहे वो बार में जाए चाहे मस्जिद में जाए, दोनों चीजें मौजूद हैं। तो इस तरीके की वहां पे चूंकि फिक्र है, और इसलिए जब उन्होंने कहा, देखिए हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान आज की तारीख में अडानी का बहुत पैसा लगा हुआ, जो हमारे पास इत्तलात हैं, उनका बहुत बड़ा सरमाया है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से, बड़े बड़े ताजिर जो हैं वो दुबई शिफ्ट हुए हैं, यूएई शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। अब जहां तक ये कि इसकी अगर हिंदुस्तान में आप देखें कि वाहवाही हो रही है और किताब वहां मंदिर बना दिया, किसी ने हमारे कुछ मीडिया के भाइयों ने हेडिंग लगाई कि अयोध्या से अबू धाबी तक, ये इस तरीके के, देखिए ये सब पॉलिटिकल है, इसके बाहर कहीं कोई मानी नहीं है, ठीक है। कि अगर आप इसको समझें कि इसके कोई बाहर कोई मानी मतलब है, वो नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान तक है। और हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा साहब एक मुस्लिम मुल्क है, तो वहां पहले भी एक मंदिर था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल, बल्कि 2 बताए जाते हैं। तो हाँ, तो इसलिए, और अभी और बनने जा रहा है, एक और बन जाएगा, तो इसका कोई नहीं। वहां पे चूंकि जब भाई ऐसा है कि जब वहां पे डांस बार बने हुए हैं, जब वहां पे मतलब सारे क्लब हैं, वहां पे क्या नहीं है, बिल्कुल अय्याशी की सारी चीजें वहां पे मौजूद हैं, तो फिर एक मंदिर बन गया, तो इसमें कौन सी इतनी हैरत की बात है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, इसमें कोई ताज्जुब की बात, क्योंकि उनके लिए तिजारत है। तो जो लोग तिजारत करने आ रहे हैं, जो लोग भाई आज हिंदुस्तान में आप देखिए कि हर हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में नमाज की जगह बनाई गई है, बिल्कुल बनाई गई कि नहीं बनाई गई? क्यों बनाई गई? क्योंकि वहां तिजारत मकसद है, वहां इसलिए आपके लिए वहां यूं ही नहीं बना दिया, बल्कि उनको लगता है कि मुस्लिम जो है वो यहाँ आते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उनके लिए एक सहूलत दी जाए। आप एयरपोर्ट में आप देखिए कि चूंकि मुस्लिम जो है वो जाते हैं सफर पे, वहां भी आपको नमाज का कॉर्नर मिलेगा। तो इस तरीके तमाम आप देखेंगे दुनिया में हर जगह। तो मुझे लग रहा है कि ये चूंकि एक तिजारती पहलू है और वहाँ बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, इसलिए वहाँ पे एक मंदिर बना दिया गया है। इसको हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हो सकता है कि बहुत बड़े तरीके से, और ये कहा जाए साहब कि बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हुकूमतों का काम जो है साहब मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना नहीं है। हुकूमतों का काम जो है वो ये कि रोजगार के मौके कैसे ज्यादा से ज्यादा हों। फिर एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मोदी जी अब की जाएं तो ये कहें कि साहब आप भी डेमोक्रेसी लाइए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो यूएई जाएं और शाह से मुलाकात करके कहें कि साहब आप भी डेमोक्रेसी लाइए। अगर ये काम हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है। मंदिर बन जाना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, ये कोई मतलब
आप, वही मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की सियासत में हो सकता है, चूंकि चुनाव है इसको बहुत ज्यादा, लेकिन ये कोई मतलब एक लीडरशिप का काम नहीं है। हाँ? ये कि इसको गाया जाए, ये एक मजहबी मामला है, ये अकीदत का मामला है। इसको हम ये कह लें कि खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, तो इस तरीके की चीजें। लेकिन अगर वाकई एक मजबूत स्ट्रांग लीडरशिप है, तो आंख में आंख डाल करके वहां के जो भी शाह हैं उनसे कहें कि साहब आप भी डेमोक्रेसी लाइए, जी, ये क्यों जी, बादशाहत कायम किए हुए? जी, ये सवाल क्या क्या किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से मोदी जी कर सकते हैं, उनमें है ये दम, जी। उनको करना चाहिए। गौरव, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई और कतर को वू करने की कोशिश कर रहे हैं, रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक एंगल क्या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में चाइना को भी काउंटर किया जा सके? इंडिया की जो डिप्लोमेसी न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बट ऑल्सो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उसमें चाइना डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा उसका एंगल वो वहां पर वो प्ले करता है। और चाइना के साथ साथ आप ये भी मत भूलिए कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी है उसका पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के ताल्लुकात है उसमें भी असर पड़ता है। क्योंकि आप याद कीजिए जब इनके बीच में लास्ट टेंशन हुई थी बालाकोट में, और उसके बाद ये खबरें आई थी बीच में कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी कुछ रोल प्ले किया था कि हमारे जो एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान की कस्टडी से रिलीज कराने में। तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली ये वाली जो रिलेशनशिप्स हैं ये इंडिया की जो अदर बायलैटरल रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करती हैं। और चाइना की डिप्लोमेसी को हम बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि आप याद करें कि अल्टीमेटली उन्होंने ही अभी इजराइल की सुलह कराई है कुछ देशों के साथ, कुछ अरब नेशंस के साथ। तो अब चाइना उस लेवल पर पहुंच चुका है, तो इंडिया को डेफिनेटली काफी कदम उठाने पड़ेंगे उस चीज को काउंटर करने के लिए। और अगेन मैं यही बोलूंगा कि हम इंडिया की जो गल्फ के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको लेकर काफी खुश होते हैं, काफी अच्छी रिलेशनशिप है भी। बट अगर आप चाइना की रिलेशनशिप कंपेयर करें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ट्रेड है उसके सामने काफी छोटी पड़ जाती है अभी भी। तो उस चीज पर इंडिया के लिए काफी अभी फासला तय करना बाकी है। तो डेफिनेटली इंडिया कुछ और आगे आने वाले सालों में कुछ कदम भी उठाने वाला है जिसमें ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा कैचिंग अप हो पाएगी। मुमताज साहब, अगर हम इंडिया को देखते हैं तो एक तरफ तो हमने अरब नेशन के साथ रिश्ते अच्छे किए हुए हैं, दूसरी तरफ इंडिया की जो इजराइल के साथ दोस्ती वो सब पर आया है। आखिर इंडिया कैसे नेविगेट कर पाता है अरब नेशन और इजराइल की भी जो टेंस टाइज हैं? सब लोग जानते हैं पिछले अगर हम 1-1.5 साल को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया कैसे नेविगेट कर पाता है अरब नेशंस को भी और इजराइल को भी? कि जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिसके बाद हिंदुस्तान से सऊदी अरब बहुत मजदूर हो गया। हाँ, और पूरा और उसका बहुत बेनिफिट हिंदुस्तान को मिला। जहां तक रिश्तों की बात है तो ये जो यूएई से रिश्ता बढ़ा है साहब, तो ये रिश्ता जो है वो इजराइल से मजीद जो दोस्ती बढ़ी है हिंदुस्तान की, मोदी हुकूमत आने के बाद इजराइल से हमारे रिश्ते खुलकर सामने आ गए। फ्रेंडशिप जो है पहले ऐलान नहीं किया जाता था, हमारे तिजारती रिश्ते थे, लेकिन दोस्त जो है फिलिस्तीन को मानते थे। हमने कभी खुल करके पार्लियामेंट में या कहीं भी ये नहीं कहा कि इजराइल भी हमारा फ्रेंड है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इजराइल से रिश्ते बहुत मजबूत हुए और इजराइल के रिश्ते यूएई से बहुत अच्छे हैं। देखिए आप इसको कनेक्ट करेंगे आप ये ना समझिए, नहीं, इजराइल के रिश्ते यूएई से बहुत अच्छे हैं, सफारत खाने और सब आपको पता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये हुआ है। देखिए ये टाई जो है बनी है, ये हिंदुस्तान जो है वो एक तरफ इजराइल से उसके रिश्ते, दूसरी तरफ दुबई से, और अडानी साहब जो है वो इजराइल और दुबई उस सबसे मिल करके तजारत कर रहे हैं। और अडानी इस वक्त आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान के सबसे और बल्कि एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी जो है वो हो गए। तो उनका तो इसलिए मुझे लग रहा है। और दूसरी चीज ये कि पहले जो है यूएई या ये अरब या ऐसे नहीं थे कि उनसे बहुत दोस्ती रखी जाती जैसा कि आज कहा जाता है, फिर आप पहले नहीं थे अब हो गया। देखिए अब मैंने बताया ना कि अब खुद जो है ये अरब ममालिक जो हैं वो खुद अब आप देखिए, पहले ये लोग नौकरी की बात नहीं करते थे, अब आप अरब चले जाइए, अब खुद अरब के जो नई नस्ल आ रही वो नौकरी कर रही, वो तजारत कर रही है, वो डॉक्टर भी बन रही है, इंजीनियर भी बन रही है, अब वो इस तरफ एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, वो बिजनेस की तरफ। कितना पैसा जो हिंदुस्तान में यूएई का लगा हुआ है और भी अभी मुआहदे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले में और अब में बड़ा चेंज आया है, और इसलिए इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है।
बल्कि ये तो आसानी है। गौरव, अगर हम यूएई और कतर इन दोनों को देखें तो दोनों ने ही रीजनल स्टेबिलिटी में, कॉन्फ्लिक्ट्स में एक अहम रोल प्ले किया है। कतर का भी एग्जांपल देख लीजिए, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात हो, ठीक है, पैलेस्टाइन इशू के ऊपर जो मुज़ाकरात रही हों, ठीक है, तो कतर एक अहम रोल प्ले करता है। क्या इंडिया को फ्यूचर में आप ऐसा देख रहे हैं कि इंडिया भी इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट में पार्टनर बन पाएगा? अभी तक तो ऐसा लगता है कि इंडिया की थोड़ी सी ना हैंड्स ऑफ अप्रोच है, जो कि एक तरीके से हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो इंडिया का जो प्राइमरी जो कोर इंटरेस्ट रहता है वो होता है कि हमारे जो इंडियन लोग हैं वहां पर उनको किसी भी सिचुएशन में बचाना। तो वो अगर हमारा बेसिकली एक तरीके से जो फाउंडेशनल हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम कहीं पर जैसे इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस उस तरीके से सीख नहीं करते जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं। अब यूएई जो है, अब मतलब मैं आपको एक कंपैरिजन के तौर पर ये बताना चाहूंगा कि यूएई एक काफी बड़े लेवल पर लिबिया में भी इन्वॉल्व था, ठीक है, जब अभी लिबिया में बड़ी सारी दिक्कतें हो रही थी उसमें यूएई भी इन्वॉल्व है। तो जैसे आप इंग्लिश में एक फ्रेज होता है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, वो इंडिया की फितरत पहले से कभी भी नहीं रही है। तो मुझे नहीं लगता ये चीज आगे चल के भी चेंज होने वाली है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए वर्क करती आई है। इसलिए आप देखेंगे कि इंडियंस कभी भी किसी भी परेशानी में हो, ऐसा तभी मुमकिन हो पाता है अगर आप साइड्स नहीं ले रहे कॉन्फ्लिक्ट में। आपके नेटवर्क इस तरीके से आपने एस्टैब्लिश किए हुए हैं किसी, चाहे वो वॉरिंग फैक्शंस के साथ, कि आप अपने लोगों को सिक्योरली सेफली ले आते हैं। और जब उस पर्टिकुलर एरिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, कोई सरकार बन जाती है, तो धीरे धीरे आप उनके साथ अपने रिश्ते कायम कर लेते हैं और रिलेशनशिप नॉर्मल ट्रैक पे आ जाती है। और आपने बड़ी अच्छी बात करी कि जैसे कतर जो रोल प्ले कर रहा है तालिबान को होस्ट करने में, ये खबरें भी आई हैं कि अल्टीमेटली इंडिया की जो पहली ऑफिशियल मीटिंग है तालिबान के साथ भी, वो भी कतर में ही हुई है। तो अभी आई थिंक इंडिया का कोई रिपब्लिक डे फेस्टिवल था जिसमें शायद तालिबान के भी जो वहां पर डिप्लोमेट उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो डेफिनेटली ये कतर और ये कुछ मिडिल ईस्टर्न नेशंस का ये फोटे है कि वो इस तरह की डिप्लोमेसी करते हैं। पर अगेन इंडिया का जो एक प्रिंसिपल स्टैंड वो ये है कि हमें अपने लोगों को बचा के रखना है किसी भी सूरत हाल में, और वही आगे लगता होता हुआ लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं ना कहीं जो गल्फ ममालिक हैं उसकी बदलती हुई इक्वेशन को बखूबी समझते हैं, और जो मिडिल ईस्ट है वो इस हुकूमत की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज में से एक है। बहुत शुक्रिया गौरव, बहुत शुक्रिया मुमताज़ आलम रिजवी साहब, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही आज का बुलेटिन इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।